नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य विज्ञान से रिलेटेड जो सीरीज चल रहा था हमारे इस चैनल पे। बहुत दिन से इस सीरीज का वीडियोज नहीं आया था। इस वीडियो को हम रेगुलर करेंगे इस सीरीज को अब। और इसमें सामान्य विज्ञान को देख रहे थे, जो दृष्टि का जो सामान्य विज्ञान था उसी को लेकर के हम आए हैं। और उसका जो 13 क्लास हो चुका था, यानी कि 13 वीडियो हम इसके रिगार्डिंग आप लोगों को दे चुके हैं इस चैनल पे। और इसका नेक्स्ट वीडियो होगा, यह 14वां वीडियो होगा इस क्लास का, जो कि जीव विज्ञान से रिलेटेड था। पिछले वीडियो में 13वें वीडियो में हम लोग देखे थे बहुत सारे हार्मोन के नाम, और इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे बहुत सारे हार्मोन के नाम और संबंधित जो ग्रंथि है उससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट होंगे उस सभी को देखते चलेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए। यह वीडियोस फायदेमंद होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। हाल ही में जो आयोजित किए गए बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन, उन सभी के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ टीईटी, सीटेट और बहुत सारे एग्जामिनेशन जो कि बीपीएससी, बीएसएससी, इन सभी में जो सामान्य विज्ञान पूछे जाते हैं, इन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि एक बिहार का हमारे पास पीडीएफ है, जो बुक है यूडुटेरा का। उसमें हम आपको बिहार के जितने भी सारे तथ्य हैं उनको बताने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि उससे रिलेटेड मैं वीडियो लाऊं, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर नहीं। आगे बढ़ेंगे और इसमें शुरू करेंगे। इसमें जो ग्रंथि के बारे में बताया गया है, मेनली तौर पे यहाँ पर प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके कार्य के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है इस वीडियो में। इसमें हम 5 पेज को कवर करने वाले हैं। आइए यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के बारे में जाने तो थायराइड ग्लैंड इसे इंग्लिश में कहते हैं, और एक दूसरे नाम से हम जानते हैं इसे अवटु ग्रंथि के रूप में। उसके बाद इसके बारे में और बेहतर जानकारी यहाँ से एकत्रित करेंगे कि सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में हम इसे थायराइड ग्रंथि को ही जानते हैं। अगला है आपका इसका जो अवस्थित कहाँ रहता है, तो यह देखेंगे, यह आपको यह ग्रंथि गले के दोनों लैरिंक्स के नीचे पाए जाते हैं। जो आपके गर्दन में उभरे हुए जो भाग होते हैं उसके नीचे यह पाए जाते हैं। यहाँ पर आप जानेंगे कि प्रमुख उत्सर्जी हार्मोन कौन कौन से होते हैं। इससे निकलने वाले 2 हार्मोन जो निकलते हैं वो है T4 और T3। T4 मतलब आप थायरोक्सिन समझें, और T3 मतलब ट्राई आयोडो थायरोक्सिन नीन जो है कि नाम है इनका T3 का। उसके बाद आप जानेंगे नीचे, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य के बारे में यहाँ से जाने तो आयोडीन युक्त हार्मोन इसे कहा जाता है। मेनली तौर पे जो इसमें आयोडीन मेनली तौर पे पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके कार्य, पहला कार्य है कि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन से साथ मिलकर जो है कि जल संतुलन का कार्य करता है। यानी कि जल संतुलन का कार्य किससे मिलकर करता है, तो पीयूष ग्रंथि के साथ जो थायरोक्सिन हार्मोन है वह मिल करके जल संतुलन का कार्य करता है। दूसरा कार्य आप देखेंगे, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य इसी थायराइड ग्रंथि का होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का होता है। दूसरा आप देखेंगे, तीसरा कार्य यहाँ पर तो देखने को मिलेगा आपको, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का जो काम होता है वह थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है। अगला आपका देखेंगे कि जनन अंगों के कार्य को नियंत्रण करना थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य होता है। अब नीचे से जानेंगे तो यहाँ देखेंगे कि पैराथायराइड ग्रंथि या फिर परावटु के नाम से भी जानते हैं इसे। पैराथायराइड ग्रंथि की अवस्थिति आप जाने तो गले के थायराइड ग्रंथि के पीछे होता है इसका स्थान। जो यह पैराथायराइड ग्रंथि जो होता है वह हमारे गले के थायराइड ग्रंथि के पीछे पाए जाते हैं। इसकी विशेषता आप जाने तो भ्रूण एवं एंडोर्म से व्युत्पन्न होता है। यानी भ्रूण के एंडोर्म से यह क्या होता है, तो उल्टा होता है, व्युत्पन्न होता है। इससे जो निकलने वाली हार्मोन है, 2 हार्मोन है, पैराथायराइड एवं कैल्सिटोनिन। देख सकते हैं, पैराथायराइड एवं कैल्सिटोनिन, ये 2 हार्मोन निकलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि से या फिर परावटु ग्रंथि से। आगे जानेंगे, यहाँ से और जानकारी एकत्रित करेंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन से की जो कमी है, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन का अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग होने की संभावना होती है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर रोग के नाम आप देख सकते हैं। 1 नंबर में घेंघा रोग जो होती है वह थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि होने के कारण घेंघा रोग हो जाता है। आप देखेंगे कि जड़ मानवता, जड़ मानवता को देखें तो यह बच्चे में अक्सर पाया जाता है यह रोग, और यह बच्चे में ही होता है। और इसमें जो क्या होता है कि बच्चों का शरीर
शारीरिक और मानसिक विकास क्या होता है तो अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। अगला आप देखेंगे मिक्सीडीमा। मिक्सीडीमा यह वयस्क में होने वाला रोग है। मिक्सीडीमा इसमें क्या होता है तो रोगी का हृदय गति एवं रक्तदाब दोनों क्या होता है तो घट जाता है, कम हो जाता है मिक्सीडीमा रोग में। यह भी एक थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग हैं। चौथा नंबर में आप देखेंगे हाशीमोटो। हाशीमोटो रोग जो है इसमें क्या होता है तो प्रतीक्षा तंत्र द्वारा थायराइड ग्रंथि पर हमला हो जाता है और इससे थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या भी कहते हैं, यानी थायराइड ग्रंथि का सुसाइड भी हम लोग कहते हैं हाशीमोटो रोग को। अगला आप देखेंगे पांचवें नंबर पे कि हाइपोथायरॉयडिज्म। थायरोजिम जनन क्षमता की कमी होता है इसमें, यानी कि यह जो रोग हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म, इस रोग में क्या होता है तो जनन क्षमता की कमी हो जाती है। अगला आप देखेंगे कि थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसकी अधिकता, यानी यह जो हार्मोन है अगर बढ़ जाए तो क्या होता है, तो कौन से रोग होते हैं। तो पहला नंबर में आप देखेंगे कि रोग का नाम और इधर लक्षण है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यह पहला जो रोग का नाम है नेत्रोसेंधी गलकंड, इसे एक्सपोथैलेमिक ग्वाइटर भी के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, और अन्य नाम के रूप में आप जाने तो ग्रेव्स डिजीज के नाम से जानते हैं, ग्रेव्स डिजीज के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है तो आंखें फूलकर नेत्र कटोरे से बाहर आ जाता है, यानी कि आंखें जो होती है, मानव का आंख जो होता है वह जो इस कटोरे में, कटोरे जैसे भरा, मतलब जैसे कि अंदर में रहता है, और इससे क्या होता है तो फूल करके बाहर आ जाता है। किसी किसी व्यक्ति को आप देखेंगे कि आंख जैसे लगेगा कि बाहर निकले हुआ है, तो इसी तरीके के उन्हें यह रोग हो गया रहता है। इसमें क्या होता है तो थायरोक्सिन जो हार्मोन होती है वह अधिक मात्रा में हो जाता है। उसके बाद है दूसरा नंबर में प्लूमर का रोग। प्लूमर का रोग आप जाने यहाँ से तो इसके अन्य नाम को आप जाने तो टॉक्सिक ग्वाइटर के नाम से इसे जाना जाता है, टॉक्सिक ग्वाइटर के नाम से जाना जाता है प्लूमर रोग को। और इसमें क्या होता है तो वजन में कमी हो जाता है, भार जो है कि घट जाता है, हाथ पैर कांपने लगता है, और थायराइड ग्रंथि का जो है कि फूलना इसमें शामिल है। इसको ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आए दिन इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट जो है पैराथायराइड एवं कैल्सीटोनिन हार्मोन का कार्य, यानी कि पैराथायराइड और कैल्सीटोनिन जो हार्मोन होते हैं उनका क्या कार्य होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है पैराथायराइड हार्मोन या फिर कैल्सीटोनिन हार्मोन के कार्य होते हैं। आप देखेंगे इन दोनों हार्मोन का जो और कार्य होता है कि रक्त में कैल्शियम की कमी होने पर पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि रक्त में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कौन से हार्मोन स्रावित होता है, पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट है कि रक्त में कैल्शियम की अधिकता जो होती है तब देखेंगे कि कैल्सीटोनिन जो हार्मोन होते हैं वह स्रावित होने लगता है। ध्यान रखेंगे जो कैल्सीटोनिन हार्मोन जो होती है वह रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तब स्रावित होते हैं, और पैराथायराइड हार्मोन जो है कैल्शियम की कमी होने पर स्रावित होती है रक्त में। अगला पेज पे चलेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एड्रीनेलिन हार्मोन। एड्रीनेलिन हार्मोन इसके बारे में आप जाने कि एड्रिनल मेडुला से स्रावित होने वाले जो हार्मोन है उससे रिलेटेड यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि एड्रीनेलिन हार्मोन के बारे में, एड्रीनेलिन हार्मोन के बारे में जाने, इसका अन्य नाम आप देख सकते हैं एपिनेफ्रीन होता है। एड्रीनेलिन हार्मोन का जो है कि अन्य नाम एपिनेफ्रीन होता है, और इसे लरो एवं उरो हार्मोन के नाम से हम जानते हैं। लरो एवं उरो हार्मोन के नाम से किसे जानते हैं तो एपिनेफ्रीन नामक जो हार्मोन है उसे हम जानते हैं, या फिर एड्रीनेलिन हार्मोन को भी हम कहते हैं लरो या उरो, लरो एवं उरो हार्मोन। अगला देखेंगे आपातकालीन हार्मोन के रूप में हम इसे जानते हैं, या फिर युद्ध हार्मोन के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, एड्रीनेलिन हार्मोन को। आगे आप देखेंगे इसके कार्य के बारे में, तो एड्रीनेलिन जो हार्मोन होते हैं उसका कार्य क्या होता है कि हृदय की गति में वृद्धि करना, वाहिका विस्तारण द्वारा मस्तिष्क, कंकाल पेशियों, हृदय, फेफड़े या फिर यकृत आदि जो अंग होते हैं उसमें रुधिर संचार को बढ़ाने का जो है कि काम करता है यह जो एड्रीनेलिन हार्मोन जो होते हैं वह। यहाँ पर नोट के रूप में आप जान लेंगे कि सम्मिलित रूप से दोनों हार्मोन नाम को, दोनों जो हार्मोन नाम है, दोनों जो हार्मोन है उसको आप कैरेकोलिमिन्स के नाम से जानते हैं, कैरेकोलिमिन्स के नाम से जानते हैं। यानी दूसरा हार्मोन आप जानेंगे यहाँ पर कि नॉर
नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन। नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन के नाम से आप दूसरा हार्मोन है जो कि एड्रेलिन मेडुला से स्रावित होने वाले हार्मोन है। इसे आप एमिनो अम्ल के रूप में भी हम जानते हैं। इसके अन्य नाम के रूप में जाने तो नॉर एड्रीनेलिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसका कार्य आप देखें तो वाहिक संकरण द्वारा त्वचा, पाचन, उत्सर्जन एवं जनन आदि के संबंधित अंगों में रुधिर यानी खून की जो संचार को कम करना होता है। एड्रेलिन हार्मोन क्या होता है तो विभिन्न अंगों में इस खून की जो मात्रा है उसको बढ़ा देता है। और यह जो रहता है एपिनेफ्रिन हार्मोन जो होता है वह क्या होता है तो अंगों में जो है कि खून की मात्रा का खून का जो संचालन होता है उसे कम कर देता है। आप यहाँ पर अंग में देख सकते हैं पिक्चर में किस तरीके के होते हैं। आगे आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एड्रेनिल ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं। एड्रेनिल ग्रंथि की जो अवस्थिति को जाने हम तो यह आप देख सकते हैं फिगर में, यह वृक्क है यानी किडनी जिसको बोलते हैं, वाया वृक्क। और इसके ठीक ऊपर में आपको एड्रेनिल ग्रंथि को दिखेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो देख सकते हैं एड्रेनिल ग्रंथि है। और इसके अंदर जो होता है मेडुला और कॉर्टेक्स पाए जाते हैं। एड्रेनिल ग्रंथि के अंदर मेडुला और कॉर्टेक्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन क्या है तो देखेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले कौन कौन से हार्मोन हैं। तो पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं एड्रीनेलिन कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन। पहला हार्मोन है ग्लूकोकार्टिक्वाडेस, दूसरा है मिनरलोकार्टिक्वाडेस, तीसरा है लिंग हार्मोन जिसे सेक्स हार्मोन या फिर सेक्स कार्टिडियस भी आप कहते हैं। आगे चलेंगे तो विकृति से होने वाला रोग कौन सा है तो एडिशन रोग होता है। यानी कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले जो हार्मोन है अगर इसकी विकृति हो जाए, इसमें कमी हो जाए तो निश्चित रूप से इसमें जो है कि एडिशन रोग हो जाता है। नोट के तौर पे आप यहाँ पर जानेंगे फैक्ट को कि कॉर्टेक्स हमारे शरीर हमारे लिए जितनी जरूरी होती है कि यदि अगर इसे जो है कि कॉर्टेक्स को जो है कि बाहर निकाल दिया जाए तो मनुष्य का जो है कि 2 सप्ताह से में जो है कि मर जाएगा, यानी 2 सप्ताह में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ परीक्षा से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए हैं वन लाइनर उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन के रूप में आप देखेंगे कि नॉर एड्रीनेलिन नामक रासायनिक द्रव किसे जो कहते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर को हम कहते हैं। ध्यान रखेंगे नॉर एड्रीनेलिन नामक रासायनिक द्रव को क्या कहते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरॉन क्या होता है तो तंत्रिका ऊतक की इकाई होता है। और अगला आप देखेंगे कि तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं एक्सॉन्स एवं डेंड्राइट्स के बीच संपर्क बिंदु होता है। यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के बीच संपर्क बिंदु क्या होता है तो युग्मानुबंध या फिर या इसे सिनैप्सिस भी कहते हैं। युग्मानुबंध या फिर सिनैप्सिस के नाम से भी हम जानते हैं। अगला आपके स्क्रीन पे कि हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने की भूमिका निभाता है वह हार्मोन कौन सा है तो ऑक्सीटोसिन नाम की जो हार्मोन है वह स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव होने की भूमिका को निभाता है। नेक्स्ट है कि थायरोक्सिन क्या है। थायरोक्सिन क्या है तो एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी होती है तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि जो होती है वह खराब हो जाता है। अगला है कि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है तो TSH हार्मोन को हम जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन होता है अंतःस्रावी हार्मोन वह है TSH हार्मोन। अगला है कि वह हार्मोन जिसके स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है वह कौन सा है तो एड्रीनेलिन हार्मोन जो है कि वह हार्मोन क्या है तो हार्मोन जिससे स्रावित होने पर हृदय की गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। अगला है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है यानी कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वह कहाँ उत्पादित होता है तो पुटिका द्वारा जो है कि एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पादित होता है, बनता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज पे तो यहाँ पर कुछ फिगर है जिसमें कि विभिन्न ग्रंथियों को दर्शाया गया है हमारे शरीर में उसकी अवस्थिति को। यहाँ पर आप देखेंगे कि पिनियल ग्रंथि मनुष्य के माइंड में अवस्थित होता है। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि के समीप ही पिनियल ग्रंथि अवस्थित होता है। पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में जाने तो यह गला में अवस्थित होता है थायराइड या फिर अवटु ग्रंथि के साथ। ध्यान रखेंगे
थाइमस, थाइमस ग्रंथि आपके गला के नीचे यानी ठीक सीना में अवस्थित होता है। उसके बाद यकृत आप जानते ही होंगे कहाँ अवस्थित होता है, उसके जस्ट बगल में आपको दिखेगा अमाशय, और उसके जो है कि नीचे आपको दिखेगा अग्नाशय। ध्यान रखेंगे अमाशय और अग्नाशय में अंतर है। तो अग्नाशय नीचे दिखेगा जिसमें कि आपका ट्रिप्सिन और बहुत सारे हार्मोन जो पाचक रस होते हैं वो अग्नाशय से ही निकलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और अधिवृक्क या फिर एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वह अमाशय के नीचे अवस्थित होता है या फिर आप कह ले वृक्क के ऊपर। और उसकी जो आप या इस साइड आप देखेंगे तो वृक्क या फिर किडनी, वृक्क या फिर किडनी आप देखें तो इस साइड भी अवस्थित होता है। और उसके बाद अंडाशय जो कि केवल महिलाओं में होती है वह यहाँ अवस्थित होता है। उसके बाद जो वृषण होते हैं जो कि केवल पुरुषों में होते हैं, तो ये आपको दिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे इसमें जो प्रमुख अंग है, जो प्रमुख ग्रंथि है, उससे निकलने वाले हार्मोन के बारे में यहाँ पर जाने। यह मुख्य रूप से परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। अंडाशय, अंडाशय सिर्फ महिलाओं में होती है। और यहाँ पर देखें तो इससे निकलने वाले जो हार्मोन है वह एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है, दो हार्मोन है जो कि महिलाओं में अंडाशय से निकलती है। आप देखेंगे यहाँ पर अग्नाशय, अग्नाशय से अल्फा कोशिकाएं, जो कि अल्फा कोशिकाएं से निकलने वाले ग्लूकागॉन जो हार्मोन होते हैं, बीटा कोशिका से निकलने वाले होते हैं इंसुलिन होते हैं, और डेल्टा कोशिका से जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं से सोमैटोएस्टोनिन एस्टोटीन होता है। उसके बाद एफ जो कोशिका होता है उससे निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वह अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड के नाम से हम जानते हैं। अगला आप देखेंगे कि थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन है थाइमोसिन नाम से है, दूसरा है थाइमोपोएटिन नाम से है। अगर आप इस वीडियो को एक बार देखेंगे तो आपको माइंड में सेटअप होने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो निश्चित ही रूप से आपके माइंड में ये सारे जानकारी सेटअप हो जाएंगे। अगर आप इसे केवल ही केवल सुनेंगे तो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन साथ ही साथ आप जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप भी लाइन भी लाइन आप भी पढ़ते चलेंगे, मन में ही पढ़ते चलेंगे, तो ज्यादा जो है कि काउंटर करेगा आपको माइंड के और ज्यादा याद रहेगा आपको। यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट है आपका वृषण, जो कि सिर्फ केवल ये कि पुरुषों में पाए जाते हैं। इससे निकलने वाले जो हार्मोन है वह एड्रोजन, जिसे टेस्टोस्टेरोन के नाम, टेस्टोस्टेरोन की कुछ मात्रा जो है कि महिलाओं में भी होती है। इसे इससे निकलने वाले जो हार्मोन है वह एड्रोजन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट है कि अधिवृक्क या फिर एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के बारे में जाने तो एड्रिनल मेडुला होता है जो अधिवृक्क या फिर एड्रिनल ग्रंथि के अंदर होता है, एड्रिनल मेडुला, उनसे निकलता है हार्मोन। हार्मोन कौन से, तो एड्रीनेलिन या फिर एपिनेफ्रिन। ध्यान रखेंगे एड्रीनेलिन या फिर एपिनेफ्रिन जो हार्मोन होते हैं वह एड्रिनल मेडुला से निकलते हैं। और नॉर नॉर देख सकते हैं नॉर एड्रीलेनिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रीनेलिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन नाम के जो हार्मोन है वह एड्रिनल मेडुला से ही निकलते हैं। दूसरा है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले जो हार्मोन है एडोल्टेस्टेरोन और कार्टिसोल, दो हार्मोन निकलते हैं, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन एस्टोरोन, तो ये दो हार्मोन है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। आगे देखेंगे कि वृक्क या फिर किडनी से निकलने वाले हार्मोन कौन से हैं, तो कैल्सिट्रॉल, रेनिन और जो है कि प्रोटीन देख सकते हैं, इसका नाम है प्रोटीन, रेनिन और कैल्सिट्रॉल, ये वृक्क या फिर किडनी से निकलने वाले हार्मोन है। अगला है कि थायराइड ग्रंथि या फिर अवट्टु ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन है वह है टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन या फिर थायरोक्सिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन के नाम से आप जानते हैं थायरोक्सिन को। और अगला है ट्राई आइडो थायरोक्सी थायरोनिन, और दूसरा है तीसरा आप जान सकते हैं यहाँ पे कि कैल्सिटोनिन। ये तीन हार्मोन जो है कि अवट्टु ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं या फिर स्रावित होते हैं। अब यहाँ पर जानेंगे बेस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, यहाँ पर आपको जानने की जरूरत होगी जो कि व्यवहारिक जीवन में भी कारगर है। इसको आप जानेंगे कि जनन संबंधी हार्मोन कौन कौन से होते हैं, ये जानकारी सभी मानव को होने की जरूरत होती है। तो यहाँ से आप जानेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं स्त्री संबंधी हार्मोन की, स्त्री से निकलने वाले जो महिला होती है उससे निकलने वाले जो हार्मोन कौन कौन से हैं,
और उनका क्या कार्य होता है, उनका क्या-क्या जो फंक्शन होता है, उन सभी चीजों को हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला आता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का जो है उत्पादन कहाँ होता है, यह जो है कि स्रावित कहाँ होता है, कहाँ से होता है, तो अंडाशय से होता है। महिला की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, महिला से संबंधित हार्मोन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। और इसकी जो आयु होती है यौनारंभ से लेकर के रजोनोवृत्ति तक होती है। रजोनोवृत्ति किसे कहते हैं, यौनारंभ किसे कहते हैं, ये आपको जानकारी होगा ही। और आगे बढ़ेंगे तो एस्ट्रोजन या फिर प्राथमिक रूप से इसे हम जानते हैं एस्ट्रेडियोल से। ध्यान रखेंगे, एस्ट्रोजन का जो प्राथमिक रूप क्या है, तो एस्ट्रेडियोल के नाम से हम इसे जानते हैं। अगला आप देखेंगे कि अन्य नाम से आप जाने तो इसके जो है कि यानी एस्ट्रोजन को हम अन्य नाम से जानते हैं नारी विकास हार्मोन के नाम से। अगला है इसका कार्य। कार्य क्या होता है एस्ट्रोजन का, जो कि स्त्री में स्रावित होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मादा के द्वितीयक लिंगों लैंगिक लक्षणों यानी कि मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे कि लड़कियों में स्तन, गर्भाशय, योनि तथा दुग्ध ग्रंथियों आदि के समुचित विकास के लिए यह सहायक होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं इन सभी के लिए। आगे बढ़ेंगे तो एस्ट्रोजेस के स्रावन पर पीयूष ग्रंथि हार्मोन जो है कि एफएसएच तथा ल्यूनाई ल्यूनाइजिंग हार्मोन जिसे एलएच द्वारा हम जानते हैं, एलएच द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी कि एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन द्वारा जो है कि एस्ट्रोजन यानी एस्ट्रेजेस जो हार्मोन होते हैं के स्रावन पर पीयूष ग्रंथि के हार्मोन होते हैं, या एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन, यह दोनों हार्मोन इसको नियंत्रित करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो रिलैक्सिन देख सकते हैं, रिलैक्सिन इसका क्या काम होता है, यह इसका स्रावन आप देखें तो यह जो निकलता है गर्भावस्था के कार्पस ल्यूमस तथा आवल या फिर प्लेसेंटा से निकलता है। यानी ध्यान रखेंगे गर्भाशय के कार्पस ल्यूमस ल्यूटिमस तथा आवल या फिर प्लेसेंटा से यह निकलता है रिलैक्सिन हार्मोन। इसका जो कार्य होता है कि प्यूबिक और C5-6 को मुलायम और गर्भाशय के ग्रीवा को चौड़ा करना, जिससे कि शिशु का जन्म जो है कि आसानी से हो सके। आगे आप देखेंगे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का जो कार्य है आप देखेंगे यहाँ से कि मानव में शिशुओं के बीच गले लगना या फिर चुमना, वात्सल्य आदि तथा युगल के मध्य मैथुन के समय भावनाओं का नियमन करना यानी आदान प्रदान करना भावनाओं को, यहाँ से ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन होते हैं वह कार्य करता है। आगे देखेंगे कि दुग्ध उत्क्षेपण यानी मिल्क इजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए यह जो है कि काम करता है ऑक्सीटोसिन। देखेंगे यहाँ पर कि प्रमुख जो उत्तक होते हैं, संबंधित जो प्रमुख उत्तक होते हैं इसमें कि गर्भाशय और स्तन ग्रंथि होते हैं। ध्यान रखेंगे संबंधित इससे जो उत्तक होते हैं, ऑक्सीटोसिन से जो संबंधित उत्तक होते हैं वो गर्भाशय एवं स्तन ग्रंथियां होती है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होते हैं इसके बारे में जानेंगे तो इसका जो उत्पादन होता है पूर्व काल पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग में लैप्टोट्रॉफ कोशिकाओं में होता है। ध्यान रखेंगे पूर्वकालिक पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग में लैप्टोट्रॉफ कोशिका में प्रोलैक्टिन हार्मोन का उत्पादन होता है। अन्य नाम के आप बारे में जाने तो ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन के नाम से प्रोलैक्टिन हार्मोन को हम जानते हैं। कार्य के बारे में जाने तो शिशु जन्म के पश्चात दुग्ध स्रावन को प्रेरित करने की काम जो है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। अगला है आपका प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में जाने तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कार्पस ल्यूटियस द्वारा होता है। कार्पस ल्यूटियस द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। कार्य के बारे में जाने तो गर्भधारण हेतु आवश्यक लक्षणों की विकास को प्रेरित करना होता है। जो गर्भाशय धारण हो जाता है उसके बाद यह जो हार्मोन है ब्लड में सर्कुलेट होने लगता है, जिससे पता चलता है कि यह जो है कि प्रेग्नेंट है या फिर नहीं, गर्भधारण कर चुके हैं या फिर नहीं। अगला आप देखेंगे कि गर्भाशय की एंडोमेट्रियस का मोटा होना, इसमें क्या होता है इसका कार्य, एक अन्य कार्य भी आप देखेंगे कि गर्भाशय की एंडोमेट्रियस का मोटा होना जिसमें कि रुधिर संचरण को बढ़ाना या तथा जो है कि ग्लाइकोजोन का संचयन करना इसका काम होता है। अगला आप देखेंगे कि अंडाशय में कई पुट्टिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया बंद करना होता है। यानी अंडाशय में नई पुट्टिकाओं यानी नई जो अंडा बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको रोकने का काम प्रोजेस्टेरोन के द्वारा ही होता है। अब जानेंगे यहाँ पर पुरुष संबंधी हार्मोन।
पुरुष संबंधी हार्मोन के बारे में जाने तो इसमें आप मेनली तौर पे एक हार्मोन होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं, टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं, जो कि पुरुष हार्मोन के रूप में हम जानते हैं। इसका उत्पादन आप जाने तो वृषण में यानी कि टेस्टिस में होता है, और लैंडिंग टेस्टिस में लैंडिंग की कोशिकाओं जैसे कि सेल ऑफ लैंडिंग में होता है, और इसके अन्य नाम पुरुष विकास हार्मोन के रूप में हम जानते हैं। इसका कार्य आप जाने तो पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों का परिवर्धन करना होता है, और यौन आचरण को प्रेरित करने का काम भी यह टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वह करता है। अब यहाँ पर आप जानेंगे पिनियल ग्लैंड के बारे में। पिनियल ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं उनका कार्य क्या क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे इसकी अवस्थिति के बारे में जाने तो पिनियल ग्लैंड मस्तिष्क के प्रोमस्तिष्क भाग में यानी सेरिबेरम में यह उपस्थित होता है। देखेंगे कि जो पिनियल ग्लैंड होते हैं वह कहाँ होते हैं, तो प्रोमस्तिष्क में होते हैं जिसे सेरिब्रम भी कहते हैं, और सेरिब्रम गोलार्ध के बीच स्थित होता है, ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में जाने तो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वह पिनियल ग्लैंड को ही कहा जाता है। मानव शरीर के सबसे छोटी अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है उसे पिनियल ग्लैंड ही कहा जाता है। अगला है अन्य नाम के रूप में आप जाने तो एपीफाइसिस सेरिब्रम, एपीफाइसिस सेरिब्रम के रूप में हम जानते हैं। अगला देखेंगे कि स्रावित जो हार्मोन होते हैं इनसे स्रावित जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं मेलाटोनिन, ध्यान रखेंगे इनसे स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं मेलाटोनिन होते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, तो निद्रा को जगाने निद्रा से जो है कि जगाने की क्रिया पर नियंत्रित करता है, यानी कि मंद प्रकाश तथा रात में श्रवण अधिक होता है। जो कौन सा, तो पिनियन ग्लैंड से जो निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं मेलाटोनिन, मेलाटोनिन जो हार्मोन होते हैं वह रात में अधिक निकलता है यानी कि अंधेरे में अधिक निकलता है, और तीव्र प्रकाश तथा दिन में जो है कि श्रवण कम होता है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको जनन एवं भ्रूणीय विकास से रिलेटेड फैक्ट को हम इस पेज में जानेंगे। तो प्रजनन के बारे में जाने तो प्रजनन की जो परिभाषा होती है डेफिनेशन के रूप में कि वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं या फिर अपने संतति को जन्म देते हैं, वह एक प्रजनन के रूप में हम जानते हैं उसे। प्रजनन तंत्र आप देखेंगे तो प्रजनन तंत्र प्रजनन का वह भाग प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों का समूह होता है जिसे हम प्रजनन तंत्र के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि मानव में जनन कैसे होता है, तो जननांग देखेंगे क्या होता है, तो जननांग में जैसे नर का होता है जिसमें कि एक जोड़ी वृषण होते हैं और मादा में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। ओवेरीज इसे अंडाशय को कहते हैं और टेस्टिड इसे वृषण को कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें तो मनुष्य में देखें तो मनुष्य में एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल नर एवं मादा के जननांगों में विभिन्नता पाई जाती है। और इसके बारे में जाने तो मानव जननांगों के बारे में तो गर्भावस्था का काल जो देखें तो निषेचन के बाद लगभग 280 दिन होता है, दिन या फिर सप्ताह में 40 सप्ताह देख सकते हैं, जान सकते हैं। नेक्स्ट है निषेचन की क्रिया। निषेचन की क्रिया प्रक्रिया क्या होता है, तो अंडवाहिनी या फिर ओविटेक्ट या फिर फ्लोरोपी नली जो होती है, फोलिपियन जो ट्यूब होता है उसमें निषेचन होता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, जो मनुष्य में पूछा जाएगा कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो अंडवाहिनी या फिर फोलिपियन ट्यूब में होता है। निषेचन की क्रिया के बारे में यहाँ पर और डिटेल्स से हम जानेंगे कि नर युग्मक को आप देख सकते हैं जिसे स्पर्म या फिर शुक्राणु भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए तो मादा युग्मक जिसे अंडाणु भी कहते हैं। और उसके बाद देखिए तो निषेचन क्रिया होता है जिसे फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, यानी कि सबसे पहले निषेचन क्रिया के लिए नर युग्मक शुक्राणु के साथ मैचिंग होता है यहाँ पर मादा युग्मक के साथ, उसके बाद निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट जिसे बोलते हैं। उसके बाद द्विगुणित यानी डाइप्लॉइड भी कहते हैं इसे। उसके बाद शिशु का जो है कि निर्माण शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया में आप देखेंगे कि मानव का जो है किस प्रकार से प्रजनन की क्रिया होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और फिगर के अनुसार मानवीय भ्रूण का विकास किस तरीके से होता है। निषेचन की क्रिया के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद मेडुला बनता है और मेडुला के बाद ब्लास्टूला बनता है। उसके बाद ग्लैस्टूला यानी तीसरे सप्ताह में ग्लैस्टूला बनता है। उसके बाद भ्रूण विकास दूसरे माह एवं 9वें माह तक यह चलता रहता है। इस प्रकार से इसको शॉर्ट फॉर्म में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले जो फैक्ट होंगे जैसे कि प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड, यानी इससे आगे वाले जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे इससे
नेक्स्ट वाले चैप्टर को, नेक्स्ट वाले पेज को। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। अगर हमारे इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।